हरियाणा की मिट्टी पर एक नया प्रयोग शुरू हो रहा है। 35,000 एकड़ जमीन चिन्हित 10 औद्योगिक टाउनशिप का ऐलान और किसानों को विकास का साझेदार बनाने का दावा। लेकिन इस कहानी की असली जड़ें गुजरात के उस मॉडल में छिपी हैं जिसने विकास के नाम पर किसानों को साझेदार नहीं बल्कि शिकार बना दिया। जींद से लेकर करनाल तक खेतों में खड़ी फसलें पूछ रही हैं कि क्या उनकी जमीन वाकई कल की समृद्धि है या आने वाले कल का मलबा। हरियाणा की सरकार कहती है किसान अब मुनाफे में हिस्सेदार होंगे, लेकिन इतिहास गवाही देता है कि अमरावती की राजधानी बनी नहीं, दिल्ली की लैंड पूलिंग अटकी रही और गुजरात का मॉडल छोटे किसानों को निकल गया। मोदी जी के ज़माने में गुजरात से शुरू हुआ यह प्रयोग बड़े जमींदारों और बिल्डरों की जेबें भर गया, मगर छोटे किसान अपनी ज़मीन, अपनी पहचान और अपनी पीढ़ियों की गारंटी खो बैठे। अब वही खेल हरियाणा में लिखा जा रहा है। सवाल यह है कि अगर गुजरात का मॉडल किसान को बचाता नहीं बल्कि मारता है, तो हरियाणा में वही नीति किसानों को किस मंजिल तक ले जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत में विकास और किसानों की जमीन का रिश्ता हमेशा से टकराव का रहा है। औद्योगिक क्रांति, शहरीकरण और तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे के सपनों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता रहा है कि इन सपनों को पूरा करने के लिए जमीन कहां से आएगी और जमीन देने वाले किसानों को बदले में मिलेगा क्या। पारंपरिक भूमि अधिग्रहण हमेशा से विवादों से घिरा रहा, क्योंकि इसमें किसानों को जबरन उनकी जमीन से बेदखल किया जाता और बदले में मुआवजा भी अक्सर बाजार भाव से कम दिया जाता। विस्थापितों का पुनर्वास और उनकी रोजी रोटी की सुरक्षा शायद ही कभी ईमानदारी से हुई हो। यही वजह रही कि किसान आंदोलन से लेकर अदालतों तक इस सवाल पर लगातार टकराव होता रहा। इसी में एक नई अवधारणा सामने आई जिसे लैंड पूलिंग कहा गया। विचार यह था कि जमीन को सीधे अधिग्रहित करने के बजाय किसानों से उनकी मर्जी से जमीन ली जाएगी। उस जमीन का पूल बनाकर सरकार या प्राधिकरण उसमें सड़कें, नालियां, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास करेगी और फिर किसानों को उसी जमीन का एक हिस्सा विकसित भूखंड के रूप में लौटाया जाएगा। तर्क दिया गया कि किसान अब सिर्फ जमीन बेचने वाला नहीं होगा बल्कि विकास में साझेदार बनेगा, और जब टाउनशिप या औद्योगिक जोन विकसित होंगे तो उसकी ज़मीन का मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। यह मॉडल सुनने में जितना आकर्षक लगता था, ज़मीनी हकीकत में उतना ही विवादास्पद साबित हुआ। सबसे पहले इस मॉडल का प्रयोग गुजरात में हुआ। अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और गांधीनगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2000 के दशक में टाउन प्लानिंग स्कीम के नाम से लैंड पूलिंग जैसी व्यवस्था शुरू की। राज्य में उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इसी शहरीकरण का सबसे सफल फार्मूला बताया। गुजरात मॉडल के तहत कई इलाकों में ज़मीनों का पुनर्वितरण किया गया, किसानों को विकसित भूखंड लौटाए गए और सरकार ने दावा किया कि शहरी विस्तार सुव्यवस्थित तरीके से हुआ है। लेकिन किसानों और स्थानीय संगठनों ने सवाल उठाया कि जिनके पास छोटी और बिखरी हुई ज़मीन थी, वे इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा नुकसान में रहे। बड़े जमींदारों और बिल्डरों ने इस नीति का सबसे बड़ा लाभ उठाया, क्योंकि उनके पास पहले से ज़्यादा भूमि थी और पूलिंग के बाद उन्हें सबसे मूल्यवान हिस्से मिले, जिन्होंने उनको मालामाल कर दिया। इसके बाद 2013 में दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को औपचारिक रूप दिया। यह वह दौर था जब भूमि अधिग्रहण पर देश भर में आंदोलन तेज थे और उसी साल संसद ने नया भूमि अधिग्रहण कानून भी पास किया था। इस कानून ने किसानों को 4 गुना तक मुआवजा, सामाजिक प्रभाव आकलन और पुनर्वास की गारंटी दी थी। लेकिन सरकारों और उद्योगपतियों को यह कानून महंगा और कठिन लगा। लैंड पूलिंग इसी कारण और भी आकर्षण दिखने लगा, क्योंकि इसे स्वैच्छिक कहकर अधिग्रहण कानून की सख्त शर्तों से बचा जा सकता था। शीला दीक्षित सरकार ने इसे दिल्ली के विकास का आधार बनाया, लेकिन 2013 के बाद राजनीतिक बदलाव आया और केंद्र में 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। इस सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग पॉलिसी को आगे बढ़ाया और 2018 में इसे अधिसूचित किया गया। दिल्ली मॉडल में शर्त रखी गई कि किसी भी सेक्टर में 70% भूमि मालिक अगर सहमति दे तो वहां लैंड पूलिंग लागू की जाएगी। किसानों और जमीन मालिकों से अपेक्षा की गई कि वे कंसोर्टियम बनाएंगे, जमीन देंगे और बाद में उन्हें विकसित भूखंड वापस मिलेगा। दावा था कि ग्रामीण इलाकों की जमीनें शहरीकरण की कतार में आएंगी और किसानों को कई गुना लाभ होगा, लेकिन असलियत अलग निकली। कई जगह 70% सहमति पूरी नहीं हो सकी,
छोटे किसानों को प्रक्रिया समझ ही नहीं आई। जिनके पास बिखरी ज़मीनें थी वे कंसोर्टियम का हिस्सा ही नहीं बन पाए और अंतिम में वही बड़े जमींदार और रियल एस्टेट कंपनियां आगे निकली जिनके पास पहले से विशाल भूमि थी। इस मॉडल में सबसे ज़्यादा फायदा बिल्डर लॉबी को हुआ, जबकि किसान अब भी असमंजस में थे। 2015-16 में आंध्र प्रदेश ने अमरावती को नई राजधानी बनाने के लिए लैंड पूलिंग मॉडल अपनाया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि यह विश्व स्तरीय विकास परियोजना होगी। हजारों किसानों से जमीन ली गई, यह कहकर कि जब राजधानी बनेगी तो उनकी जमीन का मूल्य आसमान छू लेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने भी इसे समर्थन दिया। शुरू में बड़े किसानों को उम्मीद थी कि उनका भविष्य चमक जाएगा, लेकिन जैसे जैसे परियोजना ठप पड़ने लगी उनकी उम्मीदें भी टूट गई। छोटे किसानों को न मुआवजा मिला, न विकसित भूखंड। मामला अदालतों तक पहुंचा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को 6 महीने में अमरावती विकसित करने का आदेश तक दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि अदालत टाउन प्लानर नहीं बन सकती। यह घटनाक्रम बताता है कि अदालतें भी लैंड पूलिंग जैसी नीतियों को साफ मंजूरी नहीं देती, क्योंकि इसमें किसानों के अधिकार, पुनर्वास और असली लाभार्थियों को लेकर गंभीर संदेह रहता है। इसके बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने 2024 में लैंड पूलिंग नीति लागू की। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री किसानों को समझाते रहे कि यह नीति उन्हें विकास का भागीदार बनाएगी, लेकिन किसान संगठनों ने इसे जमीन हड़पने का भगवंत मान साहब का हथकंडा कहा। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर केजरीवाल भगाओ जमीन बचाओ प्रस्ताव पास करने शुरू कर दिए। विरोध इतना तेज हुआ कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया और 11 अगस्त 2025 को सरकार ने यह नीति वापस ले ली। बीजेपी ने इसे अपनी जीत बताया और कहा कि उसने किसानों के हित में आम आदमी पार्टी को झुकने पर मजबूर कर दिया। भगवंत मान की सत्ता को इस तरीके से किसानों के सामने झुकने को अपनी जीत बताने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसकी डबल इंजन सरकार हरियाणा में है, वहाँ की कहानी बिल्कुल उलट है। यहाँ बीजेपी सरकार ने 35,000 एकड़ जमीन पहले से ही चिन्हित कर ली है और 10 औद्योगिक टाउनशिप बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं कि यह नीति किसानों को जबरन अधिग्रहण से बचाएगी और उन्हें विकास का साझेदार बनाएगी, जो पंजाब में ऐसा शायद नहीं कर रही थी। विपक्षी आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जिन इलाकों में यह नीति लागू की जा रही है वहां पहले से नेताओं और बिल्डरों ने जमीनें खरीद रखी हैं। छोटे किसानों को सर्किल रेट से भी कम दाम पर बेचने को मजबूर किया जा रहा है। जींद जिले में सबसे ज़्यादा जमीन चिन्हित हुई है और ग्रामीण इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। अब इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ यही है कि बीजेपी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की लैंड पूलिंग का विरोध किया और किसानों के साथ खड़े होने का दावा किया, लेकिन हरियाणा में वही नीति खुद लागू कर रही है और इसे किसान हितैषी बता रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इसे लागू किया और किसानों के विरोध में झुकना पड़ा। अब हरियाणा में वही पार्टी इसे किसान विरोधी कह रही है। कांग्रेस पंजाब में किसानों का साथ देती है, लेकिन हरियाणा में विपक्ष में होते हुए भी चुप्पी साधे हुए है। अदालतें हर जगह एक ही बात कहती रही हैं, नीति तभी सही है जब उसमें किसानों की वास्तविक स्वेच्छा हो, सामाजिक प्रभाव आकलन हो, बहुफसली भूमि की रक्षा हो और पुनर्वास की ठोस व्यवस्था हो। लेकिन विभाग हमेशा ई भूमि पोर्टल और कागजी सहमति दिखाकर इसे वैध ठहराते रहे हैं। अदालतें पूछती हैं कि क्या किसानों को बाजार भाव मिला, तो विभाग कहता है सर्किल रेट से ऊपर बोनस दिया गया। अदालतें पूछती हैं कि क्या पुनर्वास हुआ, तो विभाग कहता है योजना में है। अदालतें पूछती हैं क्या सहमति वास्तविक है, तो विभाग कहता है ऑनलाइन टिक मार्क है। यही वह खेल है जिसमें किसानों की जमीन धीरे धीरे बिल्डरों के हाथ चली जाती है और किसान अपना भविष्य खो बैठता है। आज जब हरियाणा में 35,000 एकड़ भूमि चिन्हित हो चुकी है, सवाल उठ रहे हैं कि पहले जिन इलाकों में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाई गई थी वहां कितना विकास हुआ। आईएमटी मानेसर और रोहतक की सच्चाई सामने है, जहां उद्योग पूरी क्षमता से नहीं चल सके और किसान अब भी मुआवजे और रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर पहले का मॉडल पूरी तरह सफल नहीं हुआ तो नए मॉडल पर भरोसा कैसे किया जाए। कुल मिलाकर लैंड पूलिंग का इतिहास यही बता रहा है कि इसका सबसे बड़ा लाभ बड़े जमींदारों, बिल्डरों और राजनीतिक निवेश लॉबी को हुआ है। सरकारों को भी फायदा हुआ क्योंकि उन्हें बिना कानूनी झंझट के जल्दी जमीन मिल गई, लेकिन छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों को या तो नगण्य लाभ मिला या भारी नुकसान उठाना पड़ा।
उनकी कृषि संस्कृति, आजीविका और पहचान पर गहरी चोट हुई। अदालतों ने हर बार सवाल उठाए, लेकिन विभाग लूप होल्स डालकर नीति को आगे बढ़ाते रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यह नीति इतनी लाभकारी है तो क्यों दिल्ली और अमरावती में किसानों को फायदा नहीं मिला? क्यों पंजाब में इसे कब्रगाह बताया गया और हरियाणा में अमृत कहा जा रहा है? यह विरोधाभास दरअसल बताता है कि लैंड पूलिंग किसानों के लिए नहीं, बल्कि सत्ता और पूंजी के गठजोड़ के लिए बनाई गई नीति है। किसानों को साझेदार बताने का दावा महज शब्दों का खेल है। जमीन और मुनाफे पर असली कब्जा वही करता है जिसके पास पहले से ताकत और पूंजी है। भारत की खेती राजनीति के इतिहास में लैंड पूलिंग का अध्याय यही साबित करता है कि जब तक किसानों के अधिकारों की ठोस कानूनी गारंटी, वास्तविक पुनर्वास और पारदर्शी मूल्यांकन नहीं होगा, तब तक यह नीति किसान के लिए नुकसान और सत्ता के लिए फायदे का खेल ही बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।